अस्सलामुअलैकुम। वो जैसे अक्सर कहते हैं ना कि अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, तो इसी तरह अभी तो शैम्पू करके मैंने जो बाल कटे हुए रह गए थे वो भी नहीं निकाले थे और आपको एपिसोड दे दिया और अभी तक पैसे नहीं आ रहे। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ और मेरा जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपने मेरा ख्याल रखना है। इंट्रो। हाँ जी, तो अली एक खबर आई है जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो है कि पाकिस्तान CDS टू इंक्रीज टू 64%। ये CDS क्या होता है? सीडीएस होता है जी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये एक्चुअली अब 64 से भी ऊपर चला गया है, कुछ मतलब 75% के आसपास चला गया था जो मैंने आखिरी चेक किया था। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेसिकली होता है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस बेसिकली इस मतलब इंश्योरेंस इस चीज़ के ऊपर कि फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान ने जो यूरो बॉन्ड इशू किया हुआ है, आप बैंक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे इंश्योर करो कि इसके पैसे मुझे मिलेंगे। तो जिस तरह आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं आपसे मतलब मेरी हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरर कहता है कि जी आप मुझे महीने का या साल का इतना पे करते रहें, तो बदले में मैं आपको कवरेज दे दूंगा इतनी। सीडीएस भी उसी तरह की इंश्योरेंस होती है कि मतलब आप कहते हैं कि अगर ये बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाए तो आप मुझे पैसे पूरे दे देंगे, उसके बदले में मुझे बताएं आप। तो अब बेसिकली जो है, और ये बेसिकली नॉर्मली जो है ना बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करते हैं, ये ओवर द काउंटर मार्केट है ये। बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना को ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, ओपन मार्केट्स के अंदर इसकी ऑपरेशन नहीं होते हैं। ये आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और वो आपको, तो अब बेसिकली 64% या 75% का मतलब ये है कि अब वो ये कहते हैं कि जनाब इसकी जो वैल्यू है इसका आप इतने परसेंट हमें साल की पेमेंट देंगे तो हम आपको गारंटी करते हैं। सो ये बेसिकली जो हमारा ज़्यादा जो इशू है, आई थिंक ये वो 22 और 23 में जो हमने बॉन्ड पे करने हैं, ज़्यादा इशू उनका है। एक दिसंबर 22 में ड्यू है, एक आई थिंक 23 में ड्यू है किसी टाइम के ऊपर। और ये जो ज़्यादा इशू आ रहा है वो बेसिकली इनकी पेमेंट्स से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट को शक ये है कि पाकिस्तान इन बॉन्ड्स को पे नहीं कर सकेगा, तो उस वजह से अब जो कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप की उम्र ज़्यादा है या आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाएँ तो आपसे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो इसी तरह वो ये मतलब जब आप पाकिस्तानी बॉन्ड पे कहते हैं तो वो कहते हैं इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रीमियम देंगे तो हम आपको इंश्योर करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। और ये बड़ा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करता जा रहा है अब। सो इस वक्त ये इंडिकेशन इस चीज़ की है कि मार्केट की परसेप्शन में पाकिस्तान का एक सिग्निफिकेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क इंक्रीज़ करता है, एग्जिस्ट करता है, और वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी और वो ये है, वो होती है एवरेज कंटेनर शिप टर्न अराउंड टाइम बाय कंट्री। जी जी जी। यानी कि वो टाइम जो लगता है कंटेनर को अनलोड करने में, उसके बाद रीलोड करने में और फिर उसको निकालने में, जी बिल्कुल। वो चाइना का है 1.8 डेज, इंडिया का है 2.12 डेज, बांग्लादेश है 2.87 डेज, वियतनाम 9 डेज और पाकिस्तान 31 दिन 31 डेज। और कहा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ी हर्डल है एक्सपोर्टर्स के लिए टू डू टाइमली डिलीवरीज। तो ये मतलब 31 दिन तो बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है? अच्छा, 31 दिन में ना एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ तक तो है ना, मतलब बेसिकली शिप रिलेटेड ऑपरेशन है, तो वो तो आई थिंक को 4-5 दिन के आसपास बनता है। बट उसके उससे पहले और उसके बाद के जो बेसिकली प्रोसेस है ना, मतलब माल आ जाता है, वो अब कस्टम उसको इंपोर्ट पे क्लियर नहीं कर रहा है। आपको पता ही है कि आजकल फॉरेक्स की सिचुएशन क्या है, तो वो एलसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स उन्होंने इस तरह कॉम्प्लिकेट कर दी हैं कि वो नहीं हो रहा। तो उस वजह से ही मामला जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़। सिमिलरली एक्सपोर्टर्स के साथ भी ये मसला होता है। एक्सपोर्टर एक्चुअली बेचारे हमेशा ही चीखते रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो माल है वो पोर्ट पे पड़ा रहता है, उसके लिए फ़लानी क्लियरेंस चाहिए होती है, फ़लानी क्लियरेंस चाहिए होती है, आप देते नहीं हैं, हमारी शिपमेंट्स डिले हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये कि कुछ टाइम में जो इंक्रीज़ आया है वो इस वजह से भी आया है क्योंकि मतलब हमारी जो एक्चुअल मतलब वैसे तो अगर देखा जाए, मतलब हम 5 दिन वाला भी लें तो ये इंडिया से को 2.5 गुना ज़्यादा बनता है। ठीक है, और इंडिया और हमारी इकोनॉमी में मतलब जीडीपी में और स्केल में बहुत ज़्यादा फ़र्क फ्रैंकली नहीं है, अगर आप उसको पर कैपिटा बेसिस के ऊपर ड्राइव करना शुरू करते हैं तो।
तो उसकी एक वजह ये भी है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब हमने इफेक्टिवली अपनी पोर्ट्स की कैपेसिटी को इन्हांस नहीं किया, इसलिए 2.5 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक तो वो मसला, उससे अगला मसला फिर ये आ गया कि आपने, मतलब एक तो वैसे ही आप, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर से आपने ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बिठाई हुई है, वो कस्टम्स वाले, एक्स रेगुलेशन वाले, वाई रेगुलेशन वाले, बैंक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इस वजह से, और ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, मतलब आई एम श्योर कि अगर आप, मतलब वो बाकी चीज़ें ऐड करके, 31 में एक्चुअली वो एडेड है, अगर आप बाकी चीज़ें ऐड करके भी इंडिया का टाइम देखेंगे तो वो इसका 1/6 होगा, कहीं 1/6 1/5 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, मतलब को बहुत ज़्यादा सीरियस खराबी है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि पाकिस्तान जो है ना, वो सरकारी मुलाजमीन के लिए बनाया गया था, वो भले जिस तरह के मर्जी हों, वो हमें बताएंगे कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली वो, मतलब पहले तो अंग्रेज़ के टाइम, ये बेसिकली तो ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। अंग्रेज़ के टाइम पे तो एटलीस्ट ऊपर एक वाइसराय होता था, तो उसको जवाब दे होते थे। जब वो निकल गया उसके बाद ये समझते हैं कि किसी को जवाब दे नहीं है, और सारी की सारी रेगुलेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली उस चीज़ के ऊपर है। इसमें इन ऑल फेयरनेस हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसका फेलियर है कि वो अपने आप को असर्ट नहीं कर सके, वो इनफैक्ट समझ ही नहीं सक रहे कि मसले क्या हैं। जो उनको ब्यूरोक्रेसी पट्टू पढ़ाती है, वो पट्टू की तरफ निकल जाते हैं। वो, मतलब वो कहते हैं कि जी आप ये करते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये करते हैं। वो बेसिकली इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और अनलेस एंड अनटिल, मतलब समवन एक्चुअली ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली, और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मतलब वो पोर्ट एफिशिएंसी से ज़्यादा आपकी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म का प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और द प्रिंट में आर्टिकल छपा और उस में कुछ इस तरह की चीज़ बयान करने की कोशिश की गई कि इस वक्त जो वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। कैसे? वो बेसिकली स्टोरी आपने मेरे साथ शेयर की थी, वो हमने देखी थी, दोनों ने मिलके इकट्ठे ही देखी थी। अच्छा, उसमें है ये कि मतलब एक नई क्रिप्टो, एक नई एसेट क्लास आई है। तो अब वो एसेट क्लास से रिलेटेड अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अकाउंटेंट्स कुछ हैं जिन्होंने कहा कि अच्छा जी, बहुत से लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, आप लॉसेस अपने इस तरह कर सकते हैं। तो वो बेसिकली, अब वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके अराउंड लोगों की अकाउंटिंग को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसमें मतलब अगर फॉर इंस्टेंस कैपिटल गेन्स है तो उसको मैनेज कैसे करना है, अगर कोई लॉसेस हैं तो उनको किस तरह आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो एक पूरी नई क्लास आई है अकाउंटेंट्स की। मतलब इन ऑल फेयरनेस, जो क्रिप्टो के हालात हैं बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, मतलब स्पेशली इस फॉर्मेट में। और वो अगेन दोबारा वही है कि अभी तो मतलब कई लोग हैं नए नए जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, तो वो ये जो पुराने, मतलब सो बेसिकली वो रन ऑफ द मिल किस्म की चीज़ बन जाएगी। बट अभी फ़िलहाल जो जिन लोगों ने इसको स्पॉट किया, वो इसमें काफ़ी बेनिफिट गेन कर रहे हैं। आपने देखा एक दफ़ा फिर मुख्तसर लेकिन जामिया एपिसोड। तो आपने मुझे पैसे भेजने हैं, अपना ख्याल रखना है, इसको शेयर करना है, लाइक कमेंट भी करना है। खुदा हाफिज़।